कि अंग्रेजों से कम 50 साल तक संघर्ष करके जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, यानी हमने अपनी संप्रभुता जो अंग्रेजों ने हमसे छीन ली थी उपनिवेशवाद के कारण, जो हमने उनसे छीनी थी, और जिस संप्रभुता की रक्षा जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक, कांग्रेस के ही नहीं सभी पार्टियों के जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने अपने अपने तरीके से की, और उसमें वो कामयाब रहे। उसमें चंद्रशेखर जी थे, उसके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके अंदर एच डी देवगौड़ा थे, उसके अंदर इंद्र कुमार गुजराल थे, और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का यश विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, और कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का तो एक पूरा सिलसिला था ही। वो सब लोग अपने अपने तरीके से, कुछ कमी बेशी हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक चीज की जरूर गारंटी की। उन्होंने भारत की जो राजनीतिक संप्रभुता थी, उस संप्रभुता के साथ कभी समझौता नहीं किया। और आज लग रहा है जैसे कि भारत की संप्रभुता का लगातार क्षय हो रहा है, वो पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड है भारत की ये संप्रभुता, और पता नहीं है वो हमको हमको पुरानी उस शुद्ध तरीके से कैसे वापस मिलेगी। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न पर विचार रोशनी डालें। जी। बहुत धन्यवाद दुबे जी, मुझे आपने इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। मैं आपको याद दिलाऊं कि न केवल सब प्रधानमंत्रियों ने देश की जो सार्वभौमिकता थी उसकी रक्षा की, क्योंकि स्वतंत्रता बिना सार्वभौमिकता के कोई माने नहीं रखती है। जो देश अपनी सॉवरेंटी की रक्षा नहीं कर सकता है, वो देश ये नहीं दावा कर सकता है कि हम स्वतंत्र देश हैं। वो न किसी दूसरे देश के द्वारा प्रभावित होकर चलाया जा रहा है। एक बात मैं और इसमें जोड़ूं कि न केवल उन्होंने संप्रभुता की रक्षा की, बल्कि आपको याद होगा कि जब दूसरा खाड़ी युद्ध हुआ था, कुवैत और इराक के बीच में, और कुवैत से अमेरिकी फौजें इराक में गई थी, तो उस समय मैं विदेश मंत्री था। 2003 में भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया, दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से। वो प्रस्ताव जो था वो चेयर की तरफ से आया और दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें हमने कठोर शब्दों में अमेरिका की निंदा की थी कि उसने आक्रमण कर दिया इराक के ऊपर। यह भी भारत के इतिहास का एक पार्ट है, अभी हाल के इतिहास का। तो ये जो आज हम दुर्दिन देख रहे हैं, आज जो हम खामोशी देख रहे हैं, आज जो हम ये देख रहे हैं कि भारत दूसरे देशों का पिट्ठू बन गया है, खास करके इजराइल और अमेरिका का, वो दृश्य हमने कभी नहीं देखा था। मैं भी भारत की राजनीति को 70 साल से कम नजदीक से देख रहा हूं। ये जलालत हमने भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होते हुए कभी नहीं देखी थी। जी, अब देखिए 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करना यहाँ जरूरी है, ताकि पूरा संदर्भ साफ हो सके कि किन घटनाओं की रोशनी में हम ये कह रहे हैं कि हमारी संप्रभुता का हरण हो रहा है, और मौजूदा सरकार उसको रोक पाने या उसकी रक्षा कर पाने की बजाय उस प्रक्रिया में अपना उस जलील तरीन प्रक्रिया में अपना योगदान दे रही है। पहली घटना तो तब हुई जबकि श्रीलंका के एक पोत को, जो कि भारतीय नौसेना के निमंत्रण पर युद्धाभ्यास में भाग लेने आया था, जिसके नाविकों ने भारत में आके परेड की अपनी, और भारतीय नौसेना ने उनको ट्रेनिंग दी, जिसके पास हथियार नहीं थे, जो हथियारों से लैस नहीं था, उसको श्रीलंका के पास समुद्र में अमेरिकी नौसेना ने टारपीडो मार के डुबो दिया। उसके जो उसमें नाविक थे, उन नाविकों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। भारत सरकार ने आज तक इस घटना का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, किसी भी तरह का कोई विरोध अमेरिका से व्यक्त नहीं किया है। नंबर 1 बात। नंबर 2, अमेरिका के वित्त मंत्री ने यह कहा कि अमेरिका ने भारत को 1 महीने के लिए ईरान से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है,
रूस से तेल खरीदने की इजाजत दे दी है। रूस से नहीं, जो रूसी जहाज समुद्र में हैं, उन समुद्र में लदा हुआ है, उनसे वो खरीद सकते हैं। भारत ने कहा, इसको भारत सरकार कह रही है कि हमारी कूटनीतिक जीत है। भारत सरकार ये कह रही है कि हमारी कूटनीतिक जीत है। वो इस तरीके से इस पूरे मसले को पेश कर रही है। और तीसरा, मुझे लगता है इन दोनों से भी बड़ी चीज है, भारत की धरती पर ऑब्जर्वर फाउंडेशन एक रायसीना डायलॉग चलाता है। उस रायसीना डायलॉग में अमेरिका के विदेश उप मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका उसके साथ वो गलती नहीं करने वाला है जो 20 साल पहले चीन के साथ गलती की थी। हमारी उस गलती के कारण चीन ने अपना बहुत सारे बाजार बना लिए, अपने सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार कर लिए और वो हमारे साथ होड़ कर रहा है। हम भारत को ऐसा नहीं करने देंगे, हम भारत को अपने बाजार नहीं बनाने देंगे, हम भारत को इस हैसियत में नहीं लाने देंगे कि वो हमारे साथ किसी भी तरह की बाजार में होड़ कर सके। भारत की धरती पर खड़े होकर एक ऐसी संस्था के कार्यक्रम में, जिसमें हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बेटे काम करते हैं और जिसका भारत की एक बड़ी एक बड़ी कारपोरेट घराने से जिसका संस्थापक संबंध है, वहां पर अमेरिका का विदेश मंत्री खुलकर भारतीयों के मुंह पर कह रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इन तीनों घटनाओं के जरिए अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पे थूक दिया है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है और मैं इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इससे ज्यादा बेइज्जती और कैसे हो सकती है? देखिए दुबे जी, बेइज्जती तो हमारी उस दिन से शुरू हो गई थी और बहुत ही गंभीर रूप से, जब अमेरिका ने बेड़ियों में जकड़कर भारतीयों को अपने जहाज में लादकर भारत भेजा था। जी। जो उनका दावा था कि वहां पर गैर कानूनी ढंग से रह रहे हैं, हमने उसका कोई विरोध किया? साउथ अमेरिका का छोटा सा देश है कोलंबिया, उसने विरोध किया, लेकिन हमने विरोध नहीं किया। हमने कह दिया कि भाई अमेरिका का कानून है, वो अपने कानून पालन कर रहा है। उस दिन से हमारी जो सोच में गिरावट थी वो शुरू हो गई। और हाल के दिनों में जो आपने ये तीनों उदाहरण दिए हैं, उससे एक कदम और पीछे जाइए। क्या पड़ी थी हमारे प्रधानमंत्री को भागे भागे इजराइल गए, जंग शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले तक वहां रहे। क्या पड़ी थी कि वहां जाके गलबैयां लगा के और अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल गुंडा है नेतन्याहू, उसको अपना परम मित्र बनाकर चारों तरफ दर्शा रहे थे। क्या पड़ी थी मोदी जी को और हमारी सरकार को कि उन्होंने आज तक जंग के बारे में कुछ नहीं कहा? क्या पड़ी थी हमारी सरकार को कि प्रिसीशन स्ट्राइक करके उन्होंने ईरान के जो सर्वोपरि नेता थे आयतुल्लाह खुमैनी, उनको मार गिराया उनके घर में? वो तो कोई लड़ाई में भाग नहीं ले रहे थे, कोई कॉम्बैटेंट नहीं थे। हमको 6 दिन लगा उस पर जाकर शोक संदेश लिखने में। हमारे विदेश मंत्री नहीं गए, हमारे विदेश सचिव गए। ईरानियन एम्बेसी में जो किताब खुली थी उसमें जाकर उन्होंने अपना शोक संदेश लिखा। तो हम तो हर कदम पर झुकते जा रहे हैं। और ये 3 जो हुआ है, हमारे बिल्कुल समुंदर के पड़ोस में जो हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां पर उन्होंने उस जहाज को डुबा दिया जो भारत आया था भारत के निमंत्रण पर। उन्होंने आकर हमारे घर में घुसकर ये कहा है, और किसने कहा है? वो विदेश उपमंत्री जो है वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। उपमंत्री एक सरकारी पदाधिकारी होता है अमेरिका में। और उसने आके हमारे घर में घुस के हमारे मुंह पर कह दिया कि हम तुमको रोकेंगे दूसरा चीन बनने से। हम खामोश हैं, तो हर चीज में हम खामोश हैं। हमारी कोई ना कोई मजबूरी है, कोई ना कोई बंधन है जो हमको बांधे हुए है और ये कह रहा है कि कुछ मत करो, चुप रहो।
हम आज ब्रिक्स के अध्यक्ष है ना। ब्रिक्स काहे के लिए बना था? और ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। ईरान ब्रिक्स का सदस्य है। भारत इस समय अध्यक्ष है ब्रिक्स का। भारत की क्या जिम्मेदारी बनती है? भारत की जिम्मेदारी बनती है कि ब्रिक्स देशों की बैठक बुलाओ, उसमें इस पूरे मसले के ऊपर विचार करो, और विचार करके सारे देश मिलकर अपनी स्वतंत्र सोच का उपयोग करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो कुछ हो रहा है दुनिया में आज के दिन, और खास करके हमारे पड़ोस में, वो ठीक है कि गलत है। और अगर वो गलत है तो रूस और चीन को साथ लेकर, ब्राजील जैसे देश को साथ लेकर, साउथ अफ्रीका जैसे देश को साथ लेकर हम लोगों को अमेरिका और इजराइल के ऊपर ये दबाव बनाना चाहिए कि इस युद्ध को तत्काल रोको। बहुत तबाही हो गई, 7 दिन 8 दिन चल गया ना ये युद्ध। तब तो क्यों नहीं भारत अपनी भूमिका निभा रहा है? कौन सी हमारी मजबूरी है दुबे जी कि भारत के प्रधानमंत्री खामोश हैं, और हमारी गोदी मीडिया जो है उस खामोशी को सेलिब्रेट कर रही है कि वाह क्या क्या कमाल का डिप्लोमेसी है कि हम खामोश बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। मोदी जी की छवि जो है आज, जो बिल्कुल बनावटी थी टू बिगिन विथ, वो पूरी तरह से तार तार हो गई है, न केवल देश के भीतर बल्कि दुनिया भर में। अच्छा, एक बात बताइए सिन्हा साहब, क्या लगता है आपको, हालांकि हम लोग कयास ही लगा सकते हैं, ये जो मोदी जी अपने आप को जिस दबाव में महसूस करते हैं, अपने अपमान तक का भी जवाब नहीं देते, अपनी इंसल्ट का भी जवाब नहीं देते, और इंसल्ट दर इंसल्ट, मैं उसको सीरियल इंसल्ट बोलता हूं, धारावाहिक अपमान हो रहा है भारत के प्रधानमंत्री का, और इस लिहाज से भारत की संप्रभुता का क्षय भी हो रहा है उसके साथ में, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। प्रतीक क्या, उसका कस्टोडियन है, सीधे सीधे उसका रखवाला है भारत की संप्रभुता का। वो लगातार हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब कम से कम कुछ लोग हम लोग कयास तो लगाएं, हो सकता है हम असलियत के नजदीक पहुंच जाएं उस प्रक्रिया में। My guess is as good as yours. हाँ, श्योर, फिर भी समझे ना, फिर भी कुछ कहिए इस बारे में। मतलब मैं एक बात कहना चाहूंगा। आपको याद होगा कि कुछ 2-3 साल पहले, 4 साल पहले शायद, मोदी जी ने विशेषकर एक पेगासस नाम का जासूसी यंत्र है जो इजराइल से खरीदा जी, और खरीदा शेल्फ में रखने के लिए नहीं है, सुंदरता का वस्तु बना के नहीं है, सजावट का वस्तु बना के नहीं है, उसको यूज करने के लिए। ठीक है, तो इजराइल का स्पाईवेयर है वो। यहाँ पर मोदी जी ने उसको जो यूज किया, उसकी पूरी जानकारी इजराइल के पास है, और इजराइल के परम मित्र अमेरिका के पास है ना। मोदी जी ने जिस तरह उसका यूज किया, और यूज करने के लिए उसको खरीदा था। हाँ, जाहिर है कि यूज करने के लिए कंपनी सरकारों को ही बेचती है उसे। हाँ, और किसी को बेचती भी नहीं है, और किसी को बेचती भी नहीं है। तो उसका उपयोग कैसे हुआ, किसके किसके खिलाफ हुआ, क्यों हुआ? अगर इसी बात की जांच होने लगे, एक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था, मुझे याद है कि मेरा भी फोन उन लोगों ने मांगा था कि आपकी फोन का जांच करेंगे। मैंने अपना फोन दिया, 2-3 दिन उन्होंने रखा, उसके बाद लौटाया। आज तक मुझे नहीं बताया गया कि उसमें पेगासस था कि नहीं था। वैसे भी मैं कोई चिंता नहीं करता हूँ, पेगासस से भी कोई बड़ा स्पाईवेयर है तो लगा दें हमारे फोन में, लेकिन वो मामला जहां का तहां दब गया। सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद कुछ नहीं, उसमें कोई आगे कार्रवाई ही नहीं। अगर उसकी बात पूरी तरह से खुले कि मोदी जी ने उस स्पाईवेयर का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ किया था, तो मोदी जी को कितना असहज होना पड़ेगा। जी, मोदी जी ने उस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया था राजनाथ सिंह के खिलाफ, गडकरी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, सबके ऊपर वो निगरानी रख रहे थे पेगासस के माध्यम से। तो मोदी जी कितने असहज हो जाएंगे। अब आपने कहा अटकल लगाओ, तो अटकल मैं लगा रहा हूं। नहीं, ये अटकल नहीं है, ये आप जो कह रहे हैं ये तो देखिए, जिस वक्त पेगासस वाली बहस हुई थी, मैं लगभग सभी बहसों पर अखबारों में लेख भी लिखे थे, मैंने टीवी पे और सब जगह
मैंने इसके ऊपर चर्चाएं की थी। उस बहुत से पत्रकारों के, मेरे फोन में तो नहीं, लेकिन मेरे बहुत से मित्र पत्रकारों के फोन में भी स्पाईवेयर डाला गया था और उनकी भी निगरानी उसके जरिए की गई थी, उनकी भी बातें सुनी गई थी, उनकी भी सब रिकॉर्डिंग हुई होगी। उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से सुप्रीम कोर्ट, पता नहीं वो कोई जुगलबंदी थी या क्या था, लेकिन एक रहस्यमय तरीके से वो चीज वहीं की वहीं दबा दी गई। अच्छा, और जब कोई ऐसी बात पे कोई चर्चा होती है तो कहा जाता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न हैं, इनके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक तरह की सेंसरशिप, अघोषित सेंसरशिप लगा दी जाती है कि इसके ऊपर चर्चा करना उचित नहीं है, ये मसला राष्ट्रीय सुरक्षा का है, ये सरकार के लोगों को छोड़ दो और सरकार पे भरोसा करो। ठीक है, सरकार हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है, हमें उसमें विश्वास भी करना चाहिए। और इतना भारत बड़ा देश है, उसकी समस्याएं विकट और विकराल हैं, विकट और विविध हैं, तो हम सरकार पे भरोसा भी करते हैं। लेकिन ये जो आपने पेगासस के साथ में इसको जोड़कर एक आकलन किया है, मैं समझता हूँ बहुत महत्वपूर्ण आकलन है ये, और इस आकलन के ऊपर मैं भी अब और गौर करूंगा। हम लोग एप्स्टीन फाइल वगैरह इनके साथ ज्यादा जोड़ रहे थे, हम इतने पीछे पेगासस पे नहीं गए थे जहां आपने इशारा किया। ये बात सही है, हम लोगों को अपनी बातचीत वहां से शुरू करनी चाहिए, पेगासस आकलन करना शुरू करना चाहिए। ये मैं इसकी प्रशंसा करूंगा जो आपने खास तौर से जोड़ा है।